हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम 2022 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो उसी के कुछ प्रश्नों को आज भी हल करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। 2022 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिए थे और कुछ और प्रश्नों को आज सीखेंगे। एक न्यूमेरिकल ये था 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, जिसको कि जल में 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो उसके बाद विलियन के हिमांक अवनमन की गणना करनी थी और साथ में हमने विलियन का हिमांक भी यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ओके, अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक भी परिकलित किया था, साथ ही परिस्थितियां थी, उनके कुछ प्रेक्षण देखे थे, जैसे कि प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी सोल्यूशन से गुजारा जाता है तो क्या होता है, तो आपका टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, वो डालने पर क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में वो वियोजित हो जाते हैं आयन। कोलाइडी सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्योंकि इस तरह से पूरा सिस्टम आपको न्यूट्रल दिख रहा था। वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतः कम होता है। तो इसलिए कम होता है क्योंकि वर्ग 15 में क्या होती हैं, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी वहां पर आ जाती है। ठीक है, इसलिए उसका आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। वहीं पर वर्ग 16 में ऐसा स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पर दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, दो ऑर्बिटल के, पी ऑर्बिटल के। ठीक है ना, इस वजह से H2O एक द्रव है, H2S गैस है। क्यों? क्योंकि H2O में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इस वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला में बनाने की विधि हमने यहाँ पर देखी थी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन होती है, वहां पर SO2 गैस बनते हुए दिखाई देती है। ओके, सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार करता है, तो जिसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय व्यवहार करेगा, तो H2 होता है जो कि अनुचुंबकीय व्यवहार करता है। ठीक है ना, आज का प्रश्न लोड कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। पहली अभिक्रिया है C2H5NH2, रिएक्ट करता है आपका किसके साथ, C2H5NH2 अमाइन है आपका, किससे रिएक्ट कर रहा है, CH3COCl के साथ रिएक्ट कर रहा है पायरिडीन की प्रेजेंस में। दूसरा है C2H5NH2 रिएक्ट कर रहा है HNO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में। वहीं पर तीसरा है आपका C6H5NH2 यानी कि आपका एनिलीन रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ। ठीक है, आपका बनता है C2H5NH ठीक है, और साथ में आपकी HCl निकलेगी। सेम यही रिएक्शन एनिलीन के साथ भी होता है आपका, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ दूसरी रिएक्शन दी गई है। ओके, यहाँ पर आपका इथेनॉल बनता है प्लस वाटर प्लस N2 बनता है। ठीक है, बीच में एक आपका स्टेप आता है जहां पर इथाइल डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, जो कि अनस्टेबल होता है, और उससे फिर डिसोसिएशन के बाद इथेनॉल आपका बनता है और N2 गैस वहां पर लिबरेट हो जाती है। ओके, ये आपका एनिलीन है C6H5NH2 यानी बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हुआ है, एनिलीन इसे कहा जाता है, और ये Br2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस प्रकार से रिएक्ट करता है, क्या बनता है, 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्लस 3HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। ओके, इस प्रकार से भी आप इसको देखते हैं।
ऐसी कई रिएक्शंस आपके पास आ सकती हैं। रिएक्शंस को पूरा करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपको एक रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, और साथ ही आपको क्या दे दिया जाएगा कि आपको बताना है कि दूसरा रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, एक रिएक्टेंट दे दिया और प्रोडक्ट बता दिए, तो आपसे पूछेंगे कि इस रिएक्टेंट के साथ दूसरा कौन सा रिएक्टेंट मिलाया जाएगा जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, यहाँ पर तो आपको रिएक्टेंट्स दिए हैं और प्रोडक्ट बताना। ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। ठीक है, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग पर OH, यही होता है फिनॉल। 6H5OH। इसकी प्रकृति अम्लीय है, वो बतानी है कि अम्लीय है, उसके लिए अभिक्रियाएं देनी है। फॉलोइंग रिएक्शन शोज दैट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ओके, निम्न जो अभिक्रियाएं दी गई हैं वो अम्लीय प्रकृति दिखाएंगी फिनॉल की। पहला है रिएक्शन विद सोडियम H2 गैस इज प्रोड्यूस। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो सोडियम क्या है? आपका धातु है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, धातु का लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाती है। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में जब आप अम्लों के और अम्ल क्षार के गुण पढ़ते हैं, या फिर आप धातु अधातु के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत भी आता है। जब आप मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि धातु की अगर किसी अम्ल से अभिक्रिया हो गई तो धातु का लवण बन जाता है वहां पर, और साथ ही क्या अलग हो जाता है, आपकी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो ये किसकी प्रकृति है? अम्ल की प्रकृति होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने की। किसके साथ? धातु के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फिनॉल की Na धातु से, Na यानी सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर H2 गैस निकलती है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका ये अम्लीय है। ठीक है ना, क्योंकि अम्ल के समान बिहेव कर रहा है, तभी तो सोडियम जो कि एक धातु है वो फिनॉल से अभिक्रिया करके क्या दे रही है, सोडियम फिनॉक्साइड बना रही है और आपका H2 गैस अलग रिलीज हो रही है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी बेस से अभिक्रिया कराएंगे। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स सोडियम सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबने देखी है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो वहां पर लवण और जल बनते हैं। ठीक है, तो अगर फिनॉल अम्लीय हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा बच्चे, वो क्षार से अभिक्रिया करके एक सॉल्ट बनाएगा और साथ ही में वाटर प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो हम यही करा रहे हैं। हमने क्या किया, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH जो कि क्या है, क्षार है, ठीक है, से कराने पर Na का लवण व जल बनते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि क्षार से कोई चीज अभिक्रिया कर रही है और लवण और जल बना रही है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो अम्ल ही होगा। तो चूंकि क्षार NaOH है यहाँ पर, तो अम्ल क्या होगा, फिनॉल होगा। ठीक है, तो ये भी क्या प्रदर्शित करती है, ये भी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ओके, देन कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन में आया नहीं है पर पूछ लेता है कभी कभी कि तुलना कीजिए कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल और इथेनॉल की तुलना में। ठीक है, अम्लीय प्रकृति दोनों दिखा रहे हैं लेकिन किसकी अम्लता ज्यादा है। So phenol is more acidic than ethanol because after losing a proton H+, phenol forms phenoxide ion which is stabilized by resonance whereas ethoxide ion is not. ठीक है, क्या समझ आया आपको कि फिनॉल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि वो H+ देने के बाद फिनॉक्साइड आयन बना रहा है जो कि स्टेबलाइज होता है किससे, रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण, जबकि इथोक्साइड आयन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके,
क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो क्लोरोबेंजीन क्या है आपका, बेंजीन रिंग पर Cl है और इससे हमें क्या बनाना है, बेंजीन रिंग पर OH लाना है। ठीक है, तो आपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रिएक्शन पहले भी देखी थी, जिसमें आपने क्या बोला था कि हमें क्या करना है, उसको हमें उसकी 623 केल्विन और 320 एटीएम प्रेशर पर उसको NaOH से रिएक्ट कराना है और फिर क्या बनेगा आपका, फिनॉल बनेगा। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशंस पर ये रिएक्शन हो नहीं रही थी। याद है आपको, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है इसी क्वेश्चन पेपर में कि क्लोरोबेंजीन का आपको क्या करना है, अभिक्रिया करानी है और अभिक्रिया कराकर आपको देखना है कि फिनॉल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपने कहा था कि नॉर्मल कंडीशन में फिनॉल नहीं बन रहा है, लेकिन जब हम एक्सट्रीम कंडीशन पर ले जाते हैं जहां पर 623 आपने केल्विन तापमान रखा और साथ ही क्या रखा, 320 एटीएम प्रेशर का रखा, तो वहां पर आपका NaOH से अभिक्रिया करके क्या बन रहा था, फिनॉल बन रहा था इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो 2 स्टेप की रिएक्शन है, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर HCl का यूज किया जाएगा और लास्ट में आपका फिनॉल बन जाएगा। 1 मार्क्स में पूछा है तो सीधा रिएक्शन लिखेंगे जब रिएक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पर रिएक्शन ही बोला है कि गिव केमिकल रिएक्शन। ओके, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम लिखने हैं आपको। ठीक है ना, IUPAC नेम सबसे पहले PCC यानी पेरेंटल कार्बन चेन और प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात होती है किसी में भी, फिर हम फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपके पास का है, एक कंपाउंड है CH3CH CH CH CH2OH, जिसमें कि 3 जो बीच के आपके CH हैं, कार्बन हैं, उनमें 2 पे आपके मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 1 पे आपका क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करते हैं कंटेनिंग दी फंक्शनल ग्रुप। तो ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है आपका। ओके ओके, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे बच्चे, नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। तो ज्यादा वरीयता का कौन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। ओके, अब जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट है उनको हम क्या लेते हैं, उनको हम लेते हैं आपके प्रीफिक्स में। ओके, तो प्रीफिक्स में क्या क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। एक आपका Cl है जिसको कि हम क्लोरो कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका CH3 जिसको कि हम मिथाइल कहते हैं। तो पहले कौन आएगा, M आता है पहले या C आता है, तो C आता है पहले, तो सबसे पहले हम C लिखेंगे। तो C क्या है, क्लोरो। तो क्लोरो कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है, तो 4 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड पे क्या है आपका बच्चे, सेकंड और थर्ड पे है मिथाइल ग्रुप 2,3 डाइमिथाइल। ओके, देन 2,3 डाइमिथाइल के बाद आपका पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। पेंट सारे सिंगली बॉन्डेड है तो एन, और 1 पे आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो सफिक्स में जाता है तो ऑल आप लिखते हो। तो पेंट 1 ऑल, तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 डाई 1 ओल। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ख है आपका CH3CHO CH2CH3 और एक कार्बन पे आपका क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पेरेंट कार्बन चेन PCC जिसकी बात करते हैं या प्रिंसिपल कार्बन चेन। ओके, PCC की बात की जाती है सबसे पहले। तो पेरेंट कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर में कार्बन आपको प्रेजेंट दिखेंगे, यानी जहां पर कार्बन ज्यादा है। तो ये आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग आप कहीं से भी शुरू करें, ये आपका सेकंड पर ही आएगा, 1 2 3 कीजिए या 1 2 3 कीजिए। ठीक है, आपका ये वाला ग्रुप सेकंड पर ही आएगा दोनों साइड से। ओके, तो हमने ये नंबरिंग कर ली है 1 2 3। ओके, सेकंड पर आपका क्या ग्रुप आ रहा है, CH2CH3O। तो CH2CH3 क्या होता है, 2 कार्बन है, इथ, ठीक है, इथ आता है, और O ईथर ग्रुप है, तो ईथर के लिए क्या आता है, ऑक्सी, तो इथॉक्सी हो जाएगा। तो 2 पे आपका क्या है, इथॉक्सी है, और 3 कार्बन की चेन के लिए क्या आता है, प्रोपेन आता है। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका, इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी एंड प्रोपेन।
ओके, 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, और क्योंकि तीनों ही सिंगली बॉन्डेड है तो एन आ जाएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ये सारे आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एक रूल को अच्छे से पढ़ा है, जहां पर आपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, विद फंक्शनल ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह जिसमें प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होंगे, या बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड है, सबका आपने नॉमेनक्लेचर देखा है आईयूपीएसी से भी और कॉमन से। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है आपका? थर्ड है आपका बेंजीन रिंग पे आपका OH लगा हुआ है और 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे OH, इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इतने को हम बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल तो आएगा ही लास्ट में, ठीक है। अब फिनॉल के रिस्पेक्ट में देख लो पोजीशन, OH को तो आप 1 नंबरिंग दोगे, अब आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, कहीं से मतलब क्लॉकवाइज कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। अगर आपने क्लॉकवाइज किया तो ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 2 पे और 6 पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, क्लियर है। दूसरा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करते हैं नंबरिंग, तब भी आपका क्या होगा? 2 और 6 पे ही मिथाइल ग्रुप, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 2 और 6 पे ही आपका क्या आ रहा है बच्चे? मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल से पहले आपका क्या आ जाएगा? आप मिथाइल की पोजीशन बताएंगे, वो कहाँ जाएगा? प्रीफिक्स में जाएगा, यानी पूर्व लग्न में। तो पूर्व लग्न में क्या आएगा? 2, 6 डाई मिथाइल फिनॉल, ओके। चलिए, तो तीनों यहाँ पर जो कंपाउंड दिए गए थे उनके नाम आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे कि क्या क्या नाम है इनके। 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल 2 इथॉक्सी प्रोपेन और 6 डाई मिथाइल फिनॉल, 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल, ओके। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आता ही आता है, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हो या फिर सिंपल इन कंपाउंड्स का हो, ओके। तो आपको रूल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, रूल्स को याद रखकर ही आप क्या करेंगे? कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, यानी उनका नामकरण करेंगे। डी ग्लूकोज एवं डी फ्रक्टोज की संरचना लिखिए। प्रश्न क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्वेश्चन आता ही आता है। ग्लूकोज कहाँ है? सभी चीजों में ग्लूकोज है जिनको आप खाते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस किस चीज का है बच्चे? सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है? आपका ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, पहले ध्यान से देख लो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और आपके फ्रक्टोज में फ्रक्टोज जिसे आप बोलते हो, उसमें क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ क्या है? यहाँ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और यहाँ है बच्चे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हो आप? CHO लिखते हो, और कीटोन के लिए क्या लिखते हो? CO लिखते हो। ग्लूकोज क्या कहता है? ग्लूकोज कहता है मेरे पास सिंपली है 6 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। मेरे पास 6 कार्बन है और 6 कार्बन में जो सारे मेरे OH ग्रुप है वो राइट साइड को आएंगे एक्सेप्ट द थर्ड वन। क्या कहा मैंने? कि मेरे पास 6 कार्बन है, ग्लूकोज कह रहा है, और मेरे सारे जो OH ग्रुप हैं यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो राइट साइड में आएंगे, दाहिनी तरफ आएंगे, सिर्फ तीसरे नंबर के कार्बन के OH ग्रुप को छोड़ करके। ग्लूकोज कहता है मेरे पास 6 कार्बन की श्रृंखला है, 6 कार्बन, 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। 6 कार्बन की चेन है। इन 6 में जो OH ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है वो कहाँ है बच्चे? वो राइट साइड में, जहां पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड C, ठीक है। तीसरे कार्बन को देखो, यहां पर OH आपका राइट साइड में नहीं है, दाहिनी तरफ को नहीं है, बल्कि कहां है? बाईं तरफ को है। बस यही आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया? 6 कार्बन की श्रृंखला होगी, जितने भी OH ग्रुप आ रहे हैं, जितने का 4 OH ग्रुप आते हैं, कितने? 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें होंगे, और चारों के चारों हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आप क्या कहेंगे? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके राइट साइड में आते हैं, एक्सेप्ट द नंबर थर्ड कार्बन। जो तीसरे नंबर का कार्बन है उस पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड को हो जाता है, बाकी आपके सारे कौन सी साइड को है? राइट साइड।
ओके, बस यही आपको ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने? 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई ग्लूकोज में। और क्या कहा गया? 6 कार्बन होंगे, 4 इसमें क्या होंगे? OH ग्रुप होंगे, जिनमें से 3 होंगे राइट साइड में और तीसरा कार्बन है जो उस पे जो OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, यानी बाईं ओर होगा। ठीक है, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 OH ग्रुप हो गए। ठीक है, 3 OH ग्रुप आपके ये राइट साइड में है, लेकिन जो तीसरे नंबर का कार्बन है ये वाला, इस पर जो OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट साइड में जब पाया जाएगा, यही आपकी डी ग्लूकोज की संरचना होती। ठीक है, क्या कहा गया? ये आपकी डी ग्लूकोज की संरचना होती है। और इसमें आप क्या कर देंगे? यहां पर आप मिरर लगा देंगे, यानी दर्पण लगा देंगे, और इसकी ठीक जो ऑपोजिट संरचना बनेगी वो आपका एल ग्लूकोज कहलाएगा। ठीक है, तो एल ग्लूकोज कैसा हो जाएगा बच्चे? एल ग्लूकोज आपका ऐसा ही होगा, CHO। अभी इस वाले पे ध्यान मत दो, ठीक है, अभी हम सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। CHO C, अब ये मिरर इमेज क्या कहेगा? जो ये OH इधर राइट साइड में था ये इधर लेफ्ट में चले जाएगा। ठीक है, H, तीसरे कार्बन पे क्या होगा? तीसरे कार्बन में ठीक उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया बच्चे? अब ये जो मैं नई संरचना बनाई ये एल ग्लूकोज की हो गया। डेक्स्ट्रो लीवो आपने स्ट्रक्चर देखे। ठीक है, ये क्या हो गया? एल ग्लूकोज। तो डी और एल क्या है? डी और एल है आपके मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस समझते हैं, यानी कि जैसे हम खुद को मिरर में देखते हैं तो हमें अपना लेफ्ट मिरर में राइट लगता है और राइट वाला लेफ्ट लगता है। ठीक है, तो वैसे ही जो आपका डी ग्लूकोज, आपको क्या करना है? सिर्फ एक संरचना याद करनी है डी ग्लूकोज की। ठीक है, और उसी के बिहाफ पर आपको एल ग्लूकोज भी बना देना है। सिंपली क्या बोला गया? डी ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन की श्रृंखला है, जिसमें से कि एक कार्बन तो आपका ये एल्डिहाइड का ही हो गया, CHO वाला। ठीक है, बाकी 6 कार्बन में आपको 4 कार्बन जो बीच के हैं वो उनमें क्या दिख रहे हैं? OH ग्रुप दिख रहे हैं 4 लगातार, और 5वां जो OH ग्रुप है वो यहाँ CH2OH के साथ है। तो टोटल कितने हो गए? 5 OH ग्रुप आपको दिखेंगे, जो कि सारे ही राइट साइड को होंगे एक्सेप्ट 3, यानी कि तीसरे नंबर पे जो कार्बन है वो लेफ्ट, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बाईं तरफ आएगा। बाकी सारे ग्रुप आपको कहाँ दिख रहे हैं? बाकी सारे ग्रुप आपको राइट में दिख रहे हैं। ये राइट में, दाईं तरफ, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, सिर्फ ये वाला आपको बाईं तरफ दिख रहा है जो तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? यहाँ भी 6 कार्बन है। फ्रक्टोज कहता है मेरे पास भी 6 कार्बन है। ठीक है, और मेरा भी सेम क्या है? 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे पास भी हैं, और 5 में से 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे राइट साइड में होंगे। मेरा भी थर्ड नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, थर्ड नंबर के कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड में होगा। और इसके अलावा मेरे पास एक क्या है बच्चे? मेरे पास एक कीटोनिक ग्रुप है जो कि सेकेंड नंबर के कार्बन पर है। क्लियर है? यानी जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वो कीटोनिक ग्रुप का ही कार्बन है। क्लियर? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये हो गई डी संरचना। यहां पर भी आप मिरर लगा लीजिए, फ्रक्टोज का एल स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज पता ही है आपको, प्रकाश संश्लेषण से आप 6th क्लास से आप ग्लूकोज पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण में आपने क्या बोला था? C6H12O6, यही बोला था ग्लूकोज को। गिन लो कितने कार्बन है और कितने इसमें हाइड्रोजन है। C6H12O6 ये बोला आपने, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 कार्बन। ठीक है, और क्या बोला आपने? आपने कहा H हमारे पास 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? तो 12 आपके हाइड्रोजन भी होगा। ऑक्सीजन आपके कितने हैं? 6 है, तो 5 आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में O है और एक कहाँ है? एक एल्डिहाइड में है, तो 6 हो गए। तो ये आपका क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो सिंपली ग्लूकोज 6 कार्बन है,
6 कार्बन में आपका एक कार्बन एल्डिहाइड का है और बाकी सारे कार्बन चेन के हैं, जिनमें कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है जो सारे राइट साइड को हैं। सिर्फ जो तीसरे नंबर का कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाई तरफ को होगा। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर मिरर लगा दें, एक साइड में यहाँ मिरर लगा दें, तो ठीक इसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो एल ग्लूकोज कहलाएगा। ओके, फ्रक्टोज क्या कहता है? सेम फ्रक्टोज भी कह रहा है मेरे पास 6 कार्बन है, ठीक है, उसमें से आपके 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मेरे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड को हैं, एक्सेप्ट द थर्ड वन जो कि तीसरे कार्बन से जुड़ा है, वो आपका बाईं ओर को है और सेकंड नंबर का जो मेरा कार्बन है वो कीटोनिक ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर डिफरेंस भी पूछेगा तो यही आएगा कि आपका ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि आपका फ्रक्टोज में क्या है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, ये इसी प्रकार से यहां पर भी मिरर लगा दो और इधर आपको एल वाला फ्रक्टोज प्राप्त हो जाए। चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न कभी कभी आपका इनकी रिएक्शन से भी पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ ये बन रहा है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी से आ सकता है कि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज आपके बुक में लिखी हुई है अच्छे से, जो आपने चैप्टर्स में पढ़ी हैं, तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, मैंने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की और नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। डी ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपके लास्ट ईयर का 26 नंबर का क्वेश्चन। 26वां प्रश्न का क हमने किया और ख है हमारे पास। डी ग्लूकोज की अभिक्रिया HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लिखिए। और HI को आप कहां पर पढ़ रहे थे बच्चे? HI को आप पढ़ रहे थे जहां पर आपने हेलो एल्केन्स की बात की। आपने कहा कि हेलोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? आपके HCl, HBr, HI ये सब बनेगा। ओके, तो वहीं पर आपका ये HI आता है और इसी HI से आप क्या करा रहे हैं? ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं। ये ग्लूकोज क्या है बच्चे? ये वही है जो आपने अभी देखा। ठीक है, तो यहां पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CHO। CHOH आपका कितना है? 4 है और साथ में CH2OH लिखा है। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी? HI की अभिक्रिया करा रहे हैं और आपको N हेक्सेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन पता है, हेक्स यानी 6 कार्बन है, N यानी कि सारे सिंगली बॉन्डेड है। तो क्या प्राप्त हो रहा है बच्चे? HI इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है ऑन रिएक्टिंग विद ग्लूकोज इन एक्सेस। जब ये ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है, इट रिप्लेसेस, ये क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है ऑल द OH ग्रुप, सारे OH ग्रुप को क्या कर रहा है? ये हटा रहा है। ठीक है, यही तो कह रहे हैं हम, जब N हेक्सेन बन रहा है उसमें एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको भी रिप्लेस कर देगा। यानी कि जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप आप बार बार बोल रहे हो ना कि हमारे ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको भी ये रिप्लेस कर देगा विद हाइड्रोजन। क्या हो रहा है? हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट, यानी कि हाइड्रोजन आ रही है वहां पे, कवरिंग इट इनटू N हेक्सेन। तो आप सिंपली लिखेंगे कि ग्लूकोज या डी ग्लूकोज, लिखिए डी ग्लूकोज HI से अभिक्रिया करता है जहां सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH व कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तथा N हेक्सेन बनती है। ठीक है, तो आपके पास क्या था बच्चे? आपके पास था वही ग्लूकोज, तो है आपके पास CHO, उसके बाद COH, H, यहाँ CH, थर्ड नंबर के कार्बन में बाई तरफ आ जाएगी। ठीक है, OH, H, OH, H
और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो इन्होंने इन चारों को एक साथ लिख लिया क्योंकि ये सेम है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे CHOH का होल 4 कर दिया कि 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 4 यूनिट्स है ना सेम, जिनमें कि एक एक कार्बन है, एक एक ऑक्सीजन है और एक एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। इस तरीके से ये ग्लूकोज की अभिक्रिया कराई किससे, HI के साथ कराई जाती है और ऊष्मा भी दी जा रही है, इसलिए हम ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। ऊष्मा दी जा रही है और फिर आपका क्या हो रहा है, इसमें क्या लिखा गया है कि जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कहाँ कहाँ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं बताइए मुझे। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे है बच्चे, यहाँ पर है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH, एल्कोहल जिसे आप बोलते हो, ओके, वो OH को रिप्लेस कर देगा। एंड साथ ही क्या बोला, ये कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है CHO, यानी इन सबको हम हटा देंगे, जितने कार्बन है कार्बन उतने ही रहेंगे, 6 कार्बन ही रहेंगे, बाकी आपका H वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी H आ जाएगी। तो आप क्या कर दोगे, आप इस तरीके CH3 CHHC, जहां जहां मतलब सिंपली ऑक्सीजन हटी है सब जगह से, ओके। तो ये आपका क्या हो गई, ये आपकी सिंपल कार्बन की चेन है, 6 कार्बन है जिसमें और बाकी हाइड्रोजन है, तो इसी को एन हेक्सेन आपका कहा जाता है, ओके। तो हमने जब ग्लूकोज की डी ग्लूकोज की सिंपली डी ग्लूकोज ही लिया जाता है, जब भी ग्लूकोज की बात हो रही है दैट मीन्स कि आप डी ग्लूकोज वाले ग्लूकोज के बात कर रहे हैं, ठीक है। उस ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई गई तो हमें एन हेक्सेन प्राप्त होता है, और उसमें आप लिख भी सकते हैं कि जहां पर की जो सभी OH ग्रुप हैं और कार्बोक्सिल समूह हैं उनको आपका H प्रतिस्थापित कर रहा है और उससे एन हेक्सेन बन रहा है। नेक्स्ट और में आपका क्वेश्चन है, ये होमवर्क में आप करके लाएंगे, अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को समझाइए। उभयधर्मी प्रकृति होती है यानी कि ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ठीक है। और क्या है आपके पास क्वेश्चन, और है DNA तथा RNA के जैविक कार्य समझाइए। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे, और दूसरा है बच्चे आपका DNA तथा RNA के जैविक कार्य समझाइए। आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको स्वयं से हल करने हैं। नेक्स्ट जो 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें जो सारा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको नोट करवा रखा है, तो जितने क्वेश्चन है अभी रह रखे वो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ करा रखा है आपका, ओस्वाल्ड अच्छे से करा रखा है और ये अमीनो अम्लों के बारे में है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने और कुछ क्वेश्चन आंसर किए 2022 के प्रश्न पत्र के। आने वाले सेशन में हम फिर से लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे या फिर 2020 का जो प्रश्न पत्र आया है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना। कोई मन में डाउट होगा, प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।